हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। BRC20 के बारे में आपको जो कुछ भी समझना है वो इस वीडियो के अंदर है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है, फोमो हो रहा है BRC20 के अराउंड, जो क्रेज हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ टोकन्स बढ़ रहे हैं, तो आप BRC को समझना चाहते हो ना, तो ऑब्वियसली यू आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज द वीडियो जिसके अंदर आपको ना पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखो, बिटकॉइन आया पहले, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर आप क्या कर सकते थे? बिटकॉइन को आप डिसेंट्रलाइज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते थे बिना किसी इंटरमीडियरी के। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको अगर कहीं मॉनेटरी वैल्यू भेजनी होती थी तो आपको एक इंटरमीडियरी की जरूरत थी। तो ये बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इथेरियम ने देखा कि देखो, बिटकॉइन जो है वो एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसके ऊपर आप मॉनेटरी वैल्यू को डिसेंट्रलाइज तरीके से भेज सकते हो बिना किसी इंटरमीडियरी के। लेकिन फ्यूचर में जो है ब्लॉकचेन्स जो है वो प्रोग्रामेबल भी होनी चाहिए। क्यों ना हम जो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको और लीवरेज करते हैं और इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करते हैं। और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप फ्यूचर में जो वेब2 के अंदर आपने देखी, चाहे वो सोशल मीडिया देखा, चाहे वो अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस देखी, क्यों ना अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई जाए ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इथेरियम ने क्या करा कि दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाई। प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का मतलब ये कि जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर जो बेस लेयर है उसके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हो। इसको आप इस तरीके से समझो जैसे इंटरनेट है। अब इंटरनेट के ऊपर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो बेस लेयर क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट के ऊपर क्या है? अलग अलग वेबसाइट्स हैं। उसी तरीके से बेस लेयर क्या है? बिटकॉइन है। उसके बाद बेस लेयर क्या है? इथेरियम है। बेस लेयर के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब इथेरियम के ऊपर हमने देखा कि कितने सारे टोकन्स मिट हुए। क्लोज टू 250 बिलियन US$ वर्थ ऑफ टोकन्स आज की डेट में सिर्फ ERC20 पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो ERC20 टोकन्स जो है, जिनको हम ERC20 टोकन्स भी कहते हैं, वो इथेरियम वर्चुअल मशीन जो है, जो इथेरियम का जो बेस लेयर है उसके ऊपर जो इतने सारे टोकन्स मिंट हो गए कि जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो 250 बिलियन US$ की है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके के एप्स बनी, जैसे कि सोशल मीडिया एप्स बन रही है, कभी कोई DeFi ऐप बन रही है, कोई फाइनेंस की ऐप बन रही है, अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस बन रही है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज इथेरियम के ऊपर थी। अच्छा, इथेरियम के ऊपर जब इतनी सारी एप्लीकेशंस आई तो इथेरियम भी चोक होने लगा। तो फिर वो सोलाना आया, उसने बोला मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, स्केलेबल कर रहा हूँ, मैं आसान कर दूंगा, ट्रांजेक्शन्स इतनी महंगी होती हैं इथेरियम पे, मेरे ऊपर एप्लीकेशंस बनाओ। कार्डानो आया, टेजोस आया, ये सारी उसके बाद लाइन लग गई ब्लॉकचेन्स की। लेकिन जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बिजी जो अगर कोई बेस लेयर थी, प्रोग्रामेबल बेस लेयर, तो वो इथेरियम थी। तो इथेरियम ने एक अपनी एक अलग लेवल एक क्रिएट किया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या था कि बिटकॉइन के ऊपर एक अपडेट आया, टैप रूट अपडेट। टैप रूट अपडेट आया, ये करीब 1-2 साल पहले आया। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये अपडेट आया था। इस अपग्रेड ने क्या करा कि अब बिटकॉइन के ऊपर एक प्राइवेसी और दूसरा चीज क्या है कि बिटकॉइन के ऊपर अब ऑर्डिनल्स जो है वो मिंट होना पॉसिबल हो गए। अब ये ऑर्डिनल्स क्या है? सो बेसिकली इस टैप रूट अपग्रेड के बाद क्या हुआ कि सतोशिस को आप ट्रेस कर सकते हो, सतोशिस को अब आप ट्रैक कर सकते हो। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही होता है, फंजीबल है। मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, आप बदले में मुझे महीने बाद 100 रुपए का नोट वापस करो, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मुझे कौन सा वाला नोट वापस किया, बिकॉज उस नोट की वैल्यू भी 100 रुपए। लेकिन सपोज करो मैं आपको जब 100 रुपए का नोट दे रहा था तो मैंने उस पर पेंसिल से या पेन से एक निशान बना दिया, तो नोट की वैल्यू फिर भी 100 रुपए रही, लेकिन अब वो ट्रेसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि वो निशान से ये ट्रैक हो गया कि ये काशिफ वाला नोट है जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब सपोज जब आप ट्रेस कर सकते हो नोट को, सिमिलरली जब आप सतोशिस को अब आप इंस्क्राइब कर सकते हो उनके ऊपर, आप सतोशिस को ट्रैक कर सकते हो बाय इंस्क्राइबिंग सम डेटा ऑन दैट। जब आप सतोशिस को ट्रैक कर सकते हो तो अब हुआ क्या कि हर सतोशी के ऊपर एक कोई डिजिटल फाइल, कोई टेक्स्ट, कोई डिजिटल इमेज, कोई वीडियो, लोगों ने क्या करा कि जो टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियोस हैं, उनको सतोशिस के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे सतोशिस को आप मूव करते हो, सतोशिस को आप ट्रांसफर करते हो, साथ में वो डेटा भी ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हो गया? ये टैप रूट अपडेट के बाद पॉसिबल हुआ, उससे पहले पॉसिबल नहीं था। अब इसमें हुआ क्या कि लोगों को अचानक, डेवलपर्स को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बढ़िया हो गया टैप रूट के, अब हम इसका मतलब NFTs को मिंट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल्स का जन्म हुआ। अब NFTs मिंट होने लगी, क्योंकि अब आप किसी भी इमेज को और या फाइल को या वीडियो को अब आप सतोशिस के साथ अटैच कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि सर सतोशी जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसमें इतनी तो जगह होती नहीं है, वहां तो ब्लॉक साइज की लिमिटेशन है। तो हो क्या रहा था कि जब बिटकॉइन के ब्लॉक्स जब माइन हो रहे थे तो
4 MB का अगर उसके अंदर स्पेस है तो वो 1 MB या 1.5 MB ही यूज हो रहा था, बाकी जो है वो खाली जा रहा था। तो इन्होंने क्या करा कि फाइल्स को कंप्रेस करके, जो NFTs के जो डेवलपर्स थे, और उसके सतोशीज कंप्रेस करके उस फाइल को अपलोड किया और उस सतोशीज के साथ उसे ट्रेसेबल बना दिया। अब पूरे पूरे ब्लॉक भरे भरे जा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि जो बिटकॉइन का जो माइनर है उसको बिटकॉइन जो माइन करने पे भी एक इंसेंटिव मिल रहा है, और ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उनका भी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसका भी इंसेंटिव मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में 3-4 ब्लॉक ऐसे माइन हुए कि जब ट्रांजैक्शन फीस ने जो बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है, जो जो माइनिंग रिवॉर्ड है, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस कमाने लग गए माइनर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो इससे क्या हुआ है कि अब ब्लॉक्स जो है वो कोई भी उसके अंदर जगह वेस्ट नहीं हो रही। ब्लॉक स्पेस की, बिटकॉइन के ब्लॉक स्पेस की वैसे भी बहुत वैल्यू थी, अब वो वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं, जो BRC20 टोकन्स पे मैं बाद में आ रहा हूँ, जो बेसिकली उस स्पेस की वैल्यू जो थी उसको अब जो डेवलपर्स हैं वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हैं। तो माइनर को भी फायदा हो रहा है और डेवलपर यहाँ से तरह तरह की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहले तो NFTs आई, ऑर्डिनल्स आए। अब उसके बाद एक वन ऑफ द डेवलपर था, उसने क्या करा, एक चीज एक्सप्लोर करी कि अब आप कोड भी आप नॉट एग्जैक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट आप एक सिंपल कोड भी डिप्लॉय कर सकते हो और अब आप फंजिबल टोकन्स को मिंट कर सकते हो बिटकॉइन के ऊपर। जैसे ये उसने पहला जो एक बिटकॉइन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, जब ऑडी करके एक टोकन मिंट हुआ, फिर मीम करके टोकन मिंट हुआ, तो जब ये टोकन, और उसने ये भी बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है कि फंजिबल टोकन्स को मैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे अब आप मिंट कर सकते हो। जैसे ही उसने 2 टोकन्स मिंट किए और जब वो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई तो अचानक बाढ़ लग गई कि यार वाह, अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे अगर टोकन्स, फंजिबल टोकन्स मिंट हो सकते हैं, तो इथेरियम के ऊपर जो फंजिबल टोकन्स मिंट हो रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटीज है। लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि नहीं, इथेरियम की तो ब्लॉकचेन है, उस पर तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, उस पर तो यूनिस्वाप है, उस पर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें तो वो बहुत ज्यादा हाईली प्रोग्रामेबल है। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्या उस तरीके की यूनिस्वाप बन सकते हैं, क्या उस तरीके का आवे बन सकता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे? तो अभी फिलहाल आंसर इसका ना है, लेकिन जैसे बिटकॉइन के ऊपर हर चीज ना थी पहले, लेकिन धीरे धीरे NFTs आ गई, अब उसके ऊपर कोड डिप्लॉय होने लगे, अब उसके ऊपर फंजिबल टोकन आ गए, तो कोई लिक्विडिटी पूल भी कल को ले आएगा, कल को डेक्सिस भी लाएंगे। यहीं पे फोमो हो रहा है, यहीं पे जो हाइप है कि यार अच्छा, अब कोई टोकन आ रहा है, वो कह रहा है यार ये इसने व्हाइट पेपर लॉन्च किया है, ये बिटकॉइन के ऊपर पहला BRC20 टोकन होगा जो यूनिस्वाप लेके आ रहा है। कोई कह रहा है ये पहला टोकन है जो आवे लेके आ रहा है, कोई कह रहा है ये पहला टोकन है जो लेंसकार्ट लेके आ रहा है, कोई कह रहा है ये पहला टोकन है ये सोशल मीडिया का लेके आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि पहला टोकन है जो ये लेके आ रहा है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज मीडिया लेके आ रहा है। अब ये जो हाइप क्रिएट हो रहा है कि यार अब कुछ भी BRC20 के ऊपर वो सारे टोकन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, जो ERC20 पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े आइडियाज थे, क्या वो अब BRC20 पे भी वो टोकन्स ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को अंदर फोमो हो रहा है। लोग कह रहे हैं यार जो ERC20 पे था, जो इथेरियम के ऊपर था, वो आइडियाज कौन से हैं जो BRC20 पे लोग कर रहे हैं? पता किसी को कुछ नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे टोकन्स जो है वो फेयर तरीके से मिंट होते हैं। एक डिफरेंस BRC20 और ERC20 में देखा गया कि वहां फेयर मिंटिंग होती है। फेयर मिंटिंग का मतलब ये कि जब आप टोकन्स BRC20 पे मिंट करते हैं तो उसको जो मिंटर है वो भी उसको प्री माइन नहीं कर सकता। वहां पे आपको अपनी वॉलेट से कनेक्ट करके यूजर्स को टोकन्स को मिंट करना पड़ता है। आप किसी को ऐसे ही नहीं कि फ्री में आप किसी को एयर ड्रॉप कर दो और अकाउंट्स में डाल दो, या प्री माइन कर दो, या टोकन की प्राइस पहले से वो रखो। जैसे इथेरियम के ऊपर टोकन्स जनरली जितने आए, उन्होंने ICO किया, पहले उसके जो फाउंडर ने उसने उसका प्राइस रखा, लोगों ने इथेरियम भेजा, इनिशियल प्राइस मिला, उसके बाद वो प्राइस पंप हो गया। यहाँ पे कोई प्राइस नहीं होता है, टोकन सिर्फ मिंटिंग के लिए आता है, लोग अपने अपने वॉलेट से मिंट करते हैं, उसके बाद वो ट्रेडिंग के लिए जब आता है तब प्राइस मार्केट के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्कवर होती है बाइंग और सेलिंग से, और कई बार नहीं भी होती है। ये बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे कोई एडमिन की का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जाके पीछे से फाउंडर जाएगा, जैसे ERC20 इकोसिस्टम में टोकन का जो फाउंडर होता है उसके पास एडमिन की होती है, वो जाके टोकन्स की सप्लाई और उसके साथ वो मैनिपुलेशन कर सकता है। BRC20 में ऐसा नहीं है, वहां पे एडमिन की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार टोकन मिंट हो गया, जो क्वांटिटी डिफाइन हो गई वही क्वांटिटी रहेगी, उससे एक एक्स्ट्रा टोकन आप एक्स्ट्रा मिंट नहीं कर सकते, ना उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो, ना यहाँ पे एडमिन की है, फेयर मिंटिंग है, प्री माइनिंग नहीं है।
तो ये बड़ी कुछ ऐसी चीजें जो BRC20 इकोसिस्टम को और ज्यादा वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात, BRC20 टोकन जो है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कोड डिप्लॉय हो रहा है। अब खाता कौन सा इम्यूटेबल है, इथेरियम ज्यादा इम्यूटेबल है या बिटकॉइन? बिटकॉइन ज्यादा इम्यूटेबल है। तो इसलिए वहां पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक बार ही जो डिप्लॉय हो गए वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इथेरियम के ऊपर अभी POS, प्रूफ ऑफ स्टेक को अभी एक साल भी नहीं हुआ है। तो ये कहना कि इम्यूटेबल लेजर कौन सा है, वो डेफिनेटली बिटकॉइन का लेजर इम्यूटेबल है। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि यार फ्यूचर में जो डैप्स है, जो अमर गाथाएं लिखी जाएंगी, जो हमेशा के लिए अमर होगी, वो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे ही होंगे। लेकिन अब इसका नुकसान ये हो रहा है बिटकॉइन को, इतना ज्यादा ट्रैक्शन हो रहा है, $500 मिलियन से ऊपर का मार्केट कैप हो गया टोटल BRC20 टोकन्स का। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो चोक हो चुकी है। और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फीस है, जो मेम पूल के अंदर 3.5 लाख ट्रांजैक्शन, सब 4 लाख ट्रांजैक्शन जो हैं वो लाइन में दिख रही हैं। जिनकी ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा है वो ब्लॉक्स जल्दी माइन हो रहे हैं, जिन्होंने फीस ज़्यादा अटैच कर रहे हैं वो ब्लॉक्स पहले माइन हो रहे हैं। जो लोअर फीस है, जो आम आदमी है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली ये कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट के अंदर कोई चीज अवेलेबल है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। डेवलपर्स को एक चीज मिली, वो यूज कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर पहले आप ये क्रिटिसाइज करते थे कि यार बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस ही नहीं है, तो ये बिटकॉइन सर्वाइव कैसे करेगा। अब वो ट्रांजैक्शन फीस आने लगी तो आप कह रहे हो बिटकॉइन चोक हो गया। देखो ये सब फ्री मार्केट की चीजें। अब आपको नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि अब L1s आएंगी, L2s आएंगी, सॉरी, जो बिटकॉइन को स्केल करेंगी। लाइटनिंग नेटवर्क ऑलरेडी है, स्टैक्स ऑलरेडी है, लिक्विड ऑलरेडी है, और बहुत तरीके के अब आप सोल्यूशंस देखेंगे जो बिटकॉइन को, और ये बहुत स्पीड में देखोगे अब, क्योंकि लोगों को एकदम ये रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप स्केलिंग सोल्यूशंस देखोगे, बिटकॉइन के मैसिव स्केलिंग सोल्यूशंस आने वाले हैं, एक के बाद एक अनाउंसमेंट आप देखोगे। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि माइनर्स दबा के पैसा कमा रहे हैं। बिटकॉइन का सिक्योरिटी बजट अब कम नहीं होगा। कल को हार्वनिंग के बाद भी जो माइनर का रिवॉर्ड कम होना था, वो कहता है ठीक है यार वहां होता रहे, कोई बात नहीं, अब मुझे ट्रांजैक्शन फीस बहुत आ रही है, तो अब माइनर को कोई चिंता नहीं है, वो अपनी मशीन्स को हटाएगा नहीं और उसको प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आने वाले टाइम में माइनर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हो 12 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, और मैं सीरियसली ये अनकट बिल्कुल बिना एडिट के वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब आपको करना क्या है, देखो बेसिकली क्या है यार, फोमो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा टोकन क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। देखिए अगर आप टेकी हो और आप थोड़ा सा सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहिए, unisat.io को डाउनलोड करो, सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लोर करो। वहाँ पे जो पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं unisat.io को, तो उन पॉइंट्स को अचीव करो। लेकिन फोमो नहीं करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपने पैसे सारे डाल दिए BRC20 टोकन में, ऐसा मत करना यार प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, आप टेकी हो, कर लो एक्सप्लोर, वॉलेट डाउनलोड करो, कुछ एक आध भी मिंटिंग करके देख लो, just see how this ecosystem is evolving. But to put in money into it, thinking कि बिटकॉइन अब कुछ नहीं है, BRC20 बिटकॉइन जो है वो पापा है, ठीक है। बिटकॉइन है तो BRC20 टोकन है, ये मिथ निकाल दो कि BRC का इकोसिस्टम बिटकॉइन का बढ़ से बड़ा हो जाएगा, नहीं, पापा है, ठीक है, बिटकॉइन। उसके बाद ये जितने टोकन्स हैं जब ये आ रहे हैं, तो जब वो बढ़ेंगे, उनकी इकोसिस्टम बढ़ेगा, तो वो पापा को ही मजबूत कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बिटकॉइन को ही मजबूत कर रहे हैं। अगर BRC20 का इकोसिस्टम ग्रो करेगा तो बिटकॉइन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। बिकॉज चाहिए क्या है आपको, BRC20 करने के लिए ट्रांजेक्शन करनी होती है, उसके लिए आपको बिटकॉइन चाहिए, प्लस आपको ब्लॉक स्पेस आपको चाहिए। तो बिटकॉइन का नेटवर्क की और वैल्यू बढ़ रही है, इकोसिस्टम बढ़ रहा है, और कल को अलग अलग तरीके के सोल्यूशन आएंगे, तो ग्रेट टाइम फॉर बिटकॉइन। चलिए विद दिस थॉट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करेगा, और आपका क्या कहना है BRC20 के बारे में, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।